हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। 30 जून 2024 को प्री बीएड पेपर 2024 आयोजित हुआ था। आज हम लोग उसका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जीएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। मैं इसलिए पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ जीएस का कि आगामी जितने एग्जाम हैं, केवल ये बीएड के लिए नहीं कि बीएड के एग्जाम वाले विद्यार्थी अपना चेक करे कि उन्होंने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो आगामी परीक्षा देना चाहते हैं, कोई भी परीक्षा। इतना ज्यादा चेंजेस हो रहा परीक्षा में, ये हमको जानकारी मिलती है इस एग्जाम से। मान इस सामान्य ज्ञान का जो बीएड का पेपर हुआ था, सामान्य ज्ञान का, उससे हमको पता चलेगा कितना ज्यादा बदलाव ला रहे हैं, ये पैटर्न कितना ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्री बीएड का जो पेपर हुआ था 2024 का, उसका सामान्य ज्ञान का पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान में 31वां नंबर का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र हो सकते हैं। और दूसरा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, एक में होते हैं, एक में नहीं होते हैं। ये आपको बताना था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, अर्थात रिटायरमेंट हो जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं आपको बता देता हूं, आप लक्ष्मीकांत का अगर आप पुस्तक देखते हैं तो लक्ष्मीकांत के जो आपका पुस्तक है संविधान की, बहुत अच्छी, उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी किसी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वह निर्णय देते समय भविष्य का ध्यान न रखे कि मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो इनके पक्ष में अगर मैं दिया तो मेरे को वो पद दे दिया जाएगा। इसी को देखते हुए ये सब नियम रखा गया है। दूसरा, नियंत्रक महालेखा लेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते, तो बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है, तो आंसर इसका बी आएगा। पैटर्न चेंज हो रहा है। मैं दूसरे विद्यार्थियों को जो एग्जाम देने वाले हैं आगामी, उनके लिए भी हिदायत देता हूँ, व्यापम का ही पेपर है, माने आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। पूरा पैटर्न जो है यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे, ये आपको बताना है। सबको पता है 6 वर्ष का इनको जेल हुआ था, लेकिन किस वर्ष गए थे ये पूछा गया था। यहाँ पर जेल इनको गया था। तो 32वां का जो आंसर जो आएगा वो आता है ए, माने यहाँ पर 1897। 1897 में वे जेल गए थे। आईपीसी की धारा 124A, जिसको राजद्रोह कहा जाता, अभी हटा दिया गया ना आज की तारीख के तहत। आईपीसी की धारा 124A के तहत 27 जुलाई 1897 को वे राजद्रोह के अपराध में जेल गए थे, जिसमें 6 वर्ष का कारावास उन्हें हुआ था। पहले आजीवन, बाद में उसको 6 वर्ष किया गया था। क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की कि अतः कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है। हमें अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो सीधा सीधा बताऊं तो कोठारी आयोग ने यह घोषणा की थी, शिक्षा आयोग 1964-66 में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। यह आपको बताना है कि भारत सरकार ने किसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया है। हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, केरल के पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम के कोल्लम और सादिया धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग, ये आपको बताना है। तो 34 का मैं आपको बता दूं, सभी सही है। इसमें ये भी हमारा जल मार्ग है, ये भी जल मार्ग है और ये भी जल मार्ग है। तो तीनों यहां पर जो घोषित है, ये तीनों यहां पर जल मार्ग यहां पर घोषित है। एक क्वेश्चन संविधान से फिर से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा गया है।
इसमें वित्त विधेयक और धन विधेयक से संबंधित क्वेश्चंस था। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं हैं, ये आपको बताना था। धन विधेयक जहां आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक होता है, वहीं विधेयक आर्टिकल 117, अब दो होता है, 117 एक और एक होता है 117 तीन। यहां पर दो प्रकार होते हैं वित्त विधेयक के। वित्त विधेयक के दो प्रकार होते हैं और धन विधेयक के एक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानता है। दोनों राष्ट्रपति पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं, तो इसमें धन विधेयक को तो बिना राष्ट्रपति की मंजूरी का आप पेश नहीं कर सकते, और जो वित्त विधेयक है इसमें फर्स्ट प्रकार में तो बिना राष्ट्रपति के उसमें आप पेश नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे में कर सकते हैं। तो ये विरोधाभास था। दोनों लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकते हैं, तो भाई तो बिल्कुल सही है, दोनों ही लोकसभा में पुनः स्थापित किए जाते हैं। राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। यहां पर राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते, एक बार दे दिया तो फिर इनकार नहीं कर सकते, ये भी है। तो इस हिसाब से ये दोनों को लेके चल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर डी आएगा। इसमें चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य में अपनाए गए इनमें शामिल है, इसमें आपको बताना है। इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन कीमत, सार्वजनिक भंडारण, व्यापार प्रतिबंध विधि। इनपुट सब्सिडी की बात किया जाए तो इनपुट सब्सिडी जो आपका आता है यह हरित क्रांति से चला आ रहा है। पहले केरोसिन तेल में दिया गया था, इसके बाद कृषि में दिया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात किया जाए तो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य होता है, जो 1965 कृषि मूल्य लागत मूल्य आयोग 1965 में बना, और एमएसपी दर जो लागू हुई थी 1966-67 में। चूंकि ये बोला था 1960 के दशक में, तो 1960 में दशक में आ गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य। सार्वजनिक भंडारण वाला बात किया जाए तो ये सार्वजनिक भंडारण 1962 केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना भंडारण निगम के अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। ये भी 1960 के दशक के तहत पर चल रहा था, और व्यापार पर प्रतिबंध विधि भी 1960 के दशक के तहत चल रहा था। अर्थात ये सब इसके 1960 के दशक में ये सब के सब का इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन कीमत, सार्वजनिक भंडारण और व्यापार प्रतिबंध विधि, अर्थात उपरोक्त सभी आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है और कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 37 का आंसर बता दूं, ए आएगा। कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800 शैक्षणिक घंटे, कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे होना आवश्यक है। तो ए वाला ही यहां पर सही आएगा। क्वेश्चंस यहां पर मिलान हमको करना था कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ए एमआरटीपी अधिनियम, फेमा औद्योगिक नीति संकल्प, औद्योगिक लाइसेंसिंग, इसका आपको आंसर बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। एमआरटीपीसी अधिनियम जो आया था तीसरा 1969 में, फेमा आया था 1999 में, और औद्योगिक नीति संकल्प आया था 1956 में, औद्योगिक लाइसेंस 1970 में आया था। क्वेश्चंस हमारे सामने फिर यहां पर आता है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादक अथवा समाचार पत्रों को सुमेलित यहां पर करना है। तो यहां पर इसमें एक सिंपल सा होता है, आपको मालूम है मिरात उल अखबार अगर इनका है राजा राम मोहन राय का है, और यहां पर युगांतर आपका बारिंद कुमार घोष का है। अगर एक दो अगर आपको पता चल जाते हैं तो सारे आंसर आपको पता चल जाते हैं। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। मिरातुल अखबार जो है ये आपका राजा राम मोहन राय का आएगा। कॉमरेड की अगर आएगा तो मोहम्मद अली का था। अल हिलाल की बात किया जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का आएगा, और युगांतर भी आ जाएगा, मतलब बारिंद कुमार घोष का आएगा। क्वेश्चंस था, भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यहां पर आपको बताना है कि यहां पर पहला ही इसमें गलत है
कि व्यापारिक पवनों के भांति मानसून पवनें नियमित है। मानसून पवनें नियमित नहीं है, अनियमित है। जो मौसम विभाग घोषणा करता है उस दिन आता ही नहीं मानसून, वहां पर तो अनियमित रहता है। मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत के दक्षिणी छोर अर्थात केरल से टकराता है, 2 सौ का बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है ये। अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस मिल जाते, बिल्कुल सही है। और दिल्ली में वर्षा समानता बंगाल की खाड़ी की शाखा से, ये भी सही है। तो गलत वाला यही था और इसी को हमको लगाना था। ए, भारतीय मानसून में कौन सा कथन गलत है? तो यही है, व्यापारिक पवनों की भांति मानसून पवनें नियमित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय कौन सा है? तो राज्य स्तर पर अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर भी आएगा SCERT। निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है? अगर संस्थागत बात किया गया तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है। और ये बाकी जो वित्त के स्रोत है, भूमिपति, व्यापारी, साहूकार, ये असंस्थागत है। संस्थागत की बात किया तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएगा। क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार, स्कूल शिक्षा के विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें C आ जाएगा, दोनों यहां पर सही बैठते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर पुरानी एवं बागर नई जलोढ़ मिट्टी है और रेगर मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त है। रेगर माने काली मिट्टी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर खादर पुरानी नहीं, नई है। ये क्या होता है, गड्ढा वाला स्थान होता है जब बार बार बाढ़ का पानी आता है और नई मिट्टी लेके आता है। बांगर ऊंचा स्थान होता है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं जाता, तो ये उल्टा है, यहाँ पर ये वाला गलत होगा। मतलब इसमें केवल दूसरा सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NML का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 15 से 35 आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सामान्य मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्षमता आवृत्ति पारस होती है, 20 से 20,000 तक होती है, ए वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन बिल्कुल भारित है, बाकी कोई नहीं उत्तर आएगा, केवल एक आएगा, ए, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन ही संचित निधि पर भारित होता है, बाकी नहीं आएगा ये वाला। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, गैस पाइपलाइन का विस्तार, इसलिए देखना जरूरी था इस क्वेश्चन को। देखिए भूगोल में भी कहां कहां तक ले गया कि आपको सब जानना जरूरी है कि कहां से कहां जाता है। अगर नहीं जानते तो आप नहीं बना पाएंगे। गैस पाइपलाइन का विस्तार है, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है, इसमें से बताना है। तो 48 इसमें बी आ जाएगा, पहला दूसरा चौथा सही है। पहला सही है, सालिया से जालंधर, हजीरा से जगदीशपुर भी सही है, और चौथा बरौनी से हल्दिया, बड़ोदरा से सिलीगुड़ी यही बस गलत था। तो 1 2 4, 1 2 4, ये स्तर आप देख सकते हैं कि कितना अंदर की घुस के स्तर तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये साइंस से क्वेश्चंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया और ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि अभिकथन है, बिनाइन ट्यूमर न्यूप्लास्टिक कोशिका होती है। तो बिल्कुल सही है, बिनाइन ट्यूमर न्यूप्लास्टिक कोशिका होती है जो क्या कहते हैं, एक ही स्थान पर वृद्धि करती है। ये वास्तव में कैंसर नहीं होता। और मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसर कहते हैं। यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है, लेकिन इसका कारण नहीं बता रहा है। ए आर का कारण नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? अभिकथन ए और आर सही है, किंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि भाई बिनाइन ट्यूमर न्यूप्लास्टिक कोशिका कहलाता है, तो क्यों कहलाता है ये तो नहीं बता रहा है ना इसमें। यहाँ पर ये इतना जरूर कि फैलता नहीं है, यहाँ पर एक कैंसर का प्रकार नहीं, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर एक कैंसर का प्रकार है, शरीर में फैलता है। ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे कारण नहीं है। आंसर इसका बी आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है,
करेबा। करेबा क्या है? तो करेबा जो है एक पठार है। पठार में जम्मू कश्मीर साइड पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर साइड पठार पाया जाता है। इसमें केसर की खेती बहुत होती है, जिसे जाफरान की खेती कहा जाता है। तो ये चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ एक हिमोड़ पर मोटी परत का जमा हुआ बिल्कुल सही है। जाफरान की खेती अर्थात केसर की खेती होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और मिट्टी का समान भूरे रंग का नीचे दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थों का आंशिक अपघटन से बनता है, ये भी सही है। मतलब इसमें सभी सही आएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।